देखें, ये जो भी फ़ैसला हुआ है ये अदालत ने बहुत सोच समझ के और बहुत हिम्मत से दिया है, क्योंकि इस वक्त हमें पता था कि कौन कौन लोग इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ होंगे। अब इनका कहना ये है कि यहाँ पे पीटीआई ने कोई मुतालबा नहीं किया और उनको सीटें मिल गई। तो एक्चुअली मुतालबा करने की तो उस वक्त ज़रूरत होती जब हमें पता होता कि ये सीटें हमारी नहीं हैं, ये किसी और जमात की हैं या किसी और जमात ने जीती हैं। जितने लोग जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो अवाम जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने एक्चुअली पीटीआई को वोट दिया है, उन्होंने बिल्कुल किसी और को वोट नहीं दिया। उनको पता था कि ये पीटीआई के नुमाइंदे हैं, खान साहब ने खड़े किए हैं और इनको जिताना हर हाल में हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए वोट जो पड़ा वो पीटीआई को पड़ा, वोट जो पड़ा मानिए पीटीआई को पड़ा, और जो जाना चाहिए वो भी पीटीआई को ही जाना चाहिए वो वोट सारा, क्योंकि हमारी रिज़र्व सीटें इन लोगों ने ऐसे बांटी हैं कि जिस तरह लूट का माल होता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फ़ैसला है अदालत का कि उन्होंने हमारी सीटें हमको वापस की हैं और इंशाल्लाह 15 दिन का टाइम दिया है। जो लोग इधर उधर गए हुए थे वो सारे उसमें लिखवाएं कि भाई हम वापस आ गए, और इस तरह पीटीआई की सीटें। अच्छा नुसरत साहिबा, इस पे ये तो आपने कहा कि ठीक है कि अगर आप लोगों अगर वो हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि फ़रीक तो था ही नहीं, तहरीक इंसाफ फ़रीक थे ही नहीं सारे मामले के अंदर, फिर भी इनको सीटें, और आपने उस पर कहा कि जी हम तो तब मांगते जब तक अगर हमारी सीटें ना होती हमें मालूम ना होता। दूसरी जानिब ये जो रिएक्शन आ रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी सियासी जमात होती है, हुकूमत के अंदर है या अपोजिशन के अंदर है, उसके हक़ में फ़ैसला आता है तो इन अदालतों से अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, उन जज साहिबान से अच्छा कोई नहीं है। और जब उनके अगेंस्ट कोई फ़ैसला आता है तो फिर हम उन्हीं अदालतों को, उन्हीं जज साहिबान को, इवन हम पर्सनल हद तक चले जाते हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए। सो ये जो अभी हुकूमत की जानिब से या इत्तेहादी जमातों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं किस हद तक जस्टिफाइड है? दो कि माजी में हमने देखा है तहरीक इंसाफ ने भी कहीं ना कहीं अदालतों पर क्रिटिसाइज़ किया है, और अब यही हाल मौजूदा सियासी जमातों का है हुकूमत के अंदर जो है। देखिए, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि इस तरह आप लोग रिएक्शन करें, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे फॉर्म 47 की पैदावारें जिस वक्त असम्बली में बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे बाकी लोग हों। तो इस वक्त जब सिचुएशन ये वाली है कि हमसे सीटें छीनी गई, बेईमानी करके उनको सीटें दी गई, उनको असम्बली में पहुँचाया गया, तो मुझे बताएं कि उस वक्त कैसे क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। आपकी 26-27 साल की मेहनत को, बल्कि 28 साल की मेहनत को उठा के बिल्कुल कोने में डाल दिया जाए, और ऐसे लोगों को जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया तो उनको लाके आप पार्लियामेंट में बिठा दें, तो उस वक्त तो क्रिटिसाइज़ होगा ना। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पर इंसान तारीफ़ें करना शुरू हो जाए कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जहाँ पे आम नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए, अगर आपका बेटा या बेटी या कोई भी और रिश्तेदार कोई गलत काम करता है तो आप उसके ऊपर फ़ौरन आप कहते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट। लेकिन जब भी वही इंसान जब अच्छा काम करेगा तो आप उसकी तारीफ़ भी करेंगे, उसको इनकरेज भी करेंगे। तो इसी तरह अदालत साहिबा, मसला ये है कि हम अदालतों को या इदारों को बेटा बेटी के तौर पे कि जो पैमाने पे नहीं तोल सकते, हम नहीं, हम तोल नहीं सकते, क्योंकि फिर वो लाडले जैसी टर्म्स आ जाती हैं, फिर दीगर टर्म्स आ जाती हैं, तो वो भी बड़ा क्रिटिकल हो जाता है मामला। अच्छा, अभी फैसल वाडा साहब में भी हम रात को भी देख रहे थे, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी कहा कि जी अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला आया भी है तो इस बात को ये ना समझा जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बानी पीटे आए हैं उनकी मुश्किलात में कमी आएगी या उनको रिहाई का परवाना मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। और अभी हमने ख़ुद भी देखा है कि नैब की टीम जिस तरह से पहुंची इस फैसले के बाद, और उनको एक और केस के अंदर उनको गिरफ्तारी डाली गई बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से। सो आपको लगता है कि फैसल वाडा साहब की बात कहीं ना कहीं ठीक है कि आइंदा आने वाले दिनों में अभी रिहाई मुमकिन नहीं है बानी पीटीआई की? देखिए, फैसल वाडा साहब अपनी ज़बान थोड़ी बोलते, उनसे तो कहलाया जाता है ना। और ये तो खैर हमको भी पता है, खान साहब भी बहुत पहले ये बात कर चुके हैं कि मैं अभी कई महीने और जेल में हूँ। तो ये तो सबको, ये तो इस तरह है जिस तरह रिटन ऑन द वॉल वाली चीज़ है कि हर एक को पता है इतनी जल्दी उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए अदालतें रिलीफ दे दें, अदालतें रिहा करते हैं। अब आपने कल देखा सनम जावेद का किस तरह वो रिहा है, वो खुशी खुशी उसके माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड सब बैठे हुए,
और एकदम पुलिस आ जाती है और लेके चली जाती है और अभी तक नहीं पता वो कहाँ पे। तो ये वाली चीज़ें तो चल रही हैं, बहुत अरसे से चल रही हैं, आपको पता है पिछले 2 साल से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि खान साहब का रिहा होना, फैसल वाडा और नो फैसल वाडा, सबको पता है इस बात का कि उनको फ़ौरन रिहा नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले कहा, जब उनसे पूछा कि इसमें अगर रिहा हो गया ये तो उसके बाद क्या होगा, तो उनका बहुत सारी चीज़ें हैं, नया मुकदमा डाल देंगे, तो वो नए मुकदमे डाल रहे हैं वो अच्छा, निकलने नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है उनकी बका इसी में है कि खान साहब अंदर रहे हैं। अच्छा, मुकदमे तो डाल रहे हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? क्योंकि अब ये मखसूस नशस्तों का मामला जिस पे खासी लेदे हो रही थी बहुत अरसे से, अब वो बिलाखिर सॉर्ट आउट हो गया है, जो फैसला आ गया है। इसके बाद जाहिर है आपकी पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की है। क्या लाएअमल होगा असेंबली के अंदर? कोई प्रोडक्टिव हम चीज़ें देखेंगे या ओवरऑल कोई भी जो तहरीक इंसाफ की सियासत की जो स्ट्रैटेजी है उसमें कोई चेंज हमें नज़र आए, या हुकूमत घर भेजने के हवाले से आप कोई ऐसा प्लान या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, हुकूमत घर भेजना तो हमारा काम नहीं है, ये जो लोग लेके आए वही लेके जाएंगे इनको। लेकिन बहुत बड़ी एक हमें विक्ट्री मिल जाएगी उसमें कि अगर हमें हमारी सीटें वापस मिल जाती हैं। और उस पर मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा इधर सिंध की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगी कि हमारे 21 MNAs की सीटें चीन के MQM और पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं, वो भी डेफिनेटली हमें वापस मिलनी चाहिए फॉर्म 45 के हिसाब से, क्योंकि वो जब वापस जाएंगे तो यहाँ की रिजर्व सीटें आगे बढ़ेंगी। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है PTI के साथ, जो उसको इस तरह हराया गया है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी, और मैं समझती हूँ कि असेंबली में हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेजॉरिटी हो जाएगी और हम लोग असेंबली में होंगे इंशाल्लाह। असेंबली में मेजॉरिटी के हवाले से आप होपफुल तो हैं, लेकिन दूसरी जानिब अभी तोशाखाना केस भी मौजूद है, 9 मई के मुकदमात भी मौजूद हैं, जाहिर है उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आपने सनम जावेद का रेफरेंस दिया कि पहले उनको रिहा किया गया, फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। सो अभी मुश्किलात तो हैं तहरीक इंसाफ के लिए और ये बज़ाहिर ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। ऐसे में अपनी चीज़ों को एक कह लें स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे लेके जाना तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। डेफिनेटली आपने देखा है पिछले 2 साल से हम किस मुश्किल में है कि अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को 5.6 पे इकॉनमी आपकी जा रही हो, उसको उठा के सिर्फ इसलिए फेंक दिया जाए कि समबडी वांट्स टू थ्रो हिम आउट। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने मुंतखब किया है उसके हिसाब से हुकूमत जितने 5 साल का टाइम है या 3 साल का या 10 साल का जो भी टाइम हमारे आइन हमें देता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट चलने देनी चाहिए। 3.5 साल के बाद उसको इस तरह फेंक देना जस्ट बिकॉज के एक शख्स जो है वो शुरू से खुरपी लेके लगा हुआ है जड़ें कमज़ोर करने के लिए, और आखिरकार वो कामयाब हो जाता है और हुकूमत फेंकती जाती है इस तरह। मुश्किलात तो हमारे लिए हैं, बेइंतहा मुश्किलात हैं। पिछले 2 साल से आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान एक ख़ास डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में मूड की बात कर रही हूँ, इकॉनमी और उसकी बात तो बाद में आती है कि हर इंसान जो है वो उदास है एक हिसाब से, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह वोट दिए हैं लोगों ने, 80% लोग जो हैं वो PTI को वोट दे रहे थे और दिल से चाह रहे थे कि PTI हुकूमत में आए, और यही एक तरीका था हमारे पास कि हम पीसफुली दोबारा ट्रांसफ़र हो सब कुछ और हम आराम से हुकूमत में आके सही से काम करते हैं। मुश्किलात तो बेइंतहा है, मुकदमात तो आपको पता है कि हर रोज़ किसी उसमें एक नई चीज़ बना दी जाए। तोशाखाना का 3री दफ़ा बना है। अब मुझे बताएं ये कहाँ लॉ में है कि एक ही मुकदमे में बार बार FIR दर्ज हो, और जहाँ पे होनी चाहिए दर्ज वो नहीं होती, कि खान साहब के ऊपर अटैक हुआ उसकी FIR नहीं हो रही। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी FIR नहीं हो रही। तो ये चीज़ मतलब आपको अपना माइंड बदलना पड़ेगा कि उतना ही आप रूल्स को फॉलो करें, जो अपने लिए करते हैं वही दुश्मन के लिए करें। हम तो दुश्मन है ना इस वक्त इनके। अच्छा, तो इनको चाहिए कि दुश्मन की आप बात करिए, इस वक्त जो आवाम का दुश्मन है ना वो महंगाई है, वो बिजली के बिल हैं, वो दीगर मामलात हैं, और हुकूमत अभी जिस तरह से इन सारे मामलात को लेके चल रही है, चाहे वो IMF से मुआहिदा हो या दीगर टैक्सेस का बढ़ना हो, बिजली का महंगा होना हो, महंगाई का बढ़ना हो, ऐसे में तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है? अब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि
जाहिर है आपने खुद अभी ग्रोथ का जिक्र किया कि 5.6 थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, लेकिन अब मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। अब हम मज़ीद एक दलदल के अंदर हैं जहाँ से हमें निकलने के लिए IMF का सहारा चाहिए। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ कोई चीज़ें बनाएगी या कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी तो क्या वो स्ट्रैटेजी को लेके क्लियर है कि क्या करना है आगे? देखिए, IMF के पास हम पहली दफ़ा नहीं गए, मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ 24th टाइम कि हम IMF के पास जा रहे हैं, और हर दफ़ा यही ख्वाहिश होती है कि दिस शुड बी द लास्ट टाइम वी आर देयर। तो ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आपको IMF का पैसा मिलता है, आप 1-1 अरब रुपए अपने MNS को दे दें, बाकी जो आपके पास बचे वो आप ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके दे दें करोड़ों रुपए की, फिर उसके बाद जो हो वो आप स्मगल कर दें। IMF पैसा दे रहा है आपको तरक्याती कामों के लिए, IMF पैसा दे रहा है आपको अपने अवाम पे लगाने के लिए, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस किस तरह हो रहा है, आपको पता ही है इस बात का कि हेलीकॉप्टर की फरमाइश आ जाती है, गाड़ियों को टायर चेंज करने के 3.5 करोड़ के टायर चेंज हो रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये बहुत नाजुक, लिटरली बहुत नाजुक, जब से हम पैदा हुए यही सुन रहे हैं सॉरी, कि पाकिस्तान बहुत नाजुक मराहल से गुजर रहा है। तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा नाजुक मराहल कभी नहीं हुए, जब कि आपकी इकॉनमी बिल्कुल डूब चुकी है। जो पैसा आपको वो देते हैं IMF वाले, उसको प्लीज़ वहाँ पे लगाएं जहाँ ज़रूरत है। अवाम भूख से मर रही है, खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए इतना तो करें कि एक ख़ास पोर्शन अवाम के लिए रखें जिसमें उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ हो। अवाम के लिए खास पोर्शन है ना, बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल महंगा, ये सब पोर्शन अवाम के लिए तो है। हाँ। सियासी रहनुमाओं के लिए कहाँ है नुसरत साहिबा? डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में भी, जैसे मैं खुद रही हूँ 3.5 साल, ऐसा नहीं कि हमें वहाँ मुफ्त मिलता था सब कुछ, हमारे भी बिल आते थे, और ये भी नहीं कि सब्सिडी दी जाती थी हमें, बिल्कुल वही बिल होता था जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अवाम का होता है। लेकिन मसला ये है कि एक मतवल फैमिली से जो बंदा बिलोंग करता है वो फिर भी शायद थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन वो लोग जिनकी आमदनी 25,000 या 30,000 रुपये पर मंथ है, वो मुझे बताएं 25,000 रुपये का बिल कैसे देगा या 20,000 रुपये का बिल कैसे देगा? वो अपना खाना पीना कहाँ से करेगा? वो ट्रांसपोर्ट जो बसों में जाता है उसका भी किराया इतना ज़्यादा हो गया है, तो किस तरह होगा मुझे बताएं। तो ये ख्याल तो अवाम ने रखना है। जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, बाकी सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बहुत अरसे पहले मैंने छोड़ दी घर की ग्रॉसरी वगैरह लानी, मैं 1800-200 में पूरे हफ्ते का हो जाता था, अब तो पता नहीं कितने हज़ारों में पहुंच गई है ये तो पता नहीं। आप मुझे लगता है बहुत पुरानी बात करिए नुसरत साहिबा। 1800-2000 ना दिन में खर्च होता है एक आदमी का, ये तो अब हफ्ता तो बहुत लंबी बात आप बता रही है। थैंक यू वेरी मच नुसरत साहिबा।